बाबा बहुत सुरक्षित घर से आए। मतलब उनके पिताजी जमींदार थे, नागपुर में बंगला भी था। लेकिन 42 का मोमेंट था, भारत छोड़ो, गांधी जी आए थे, तो उनकी प्रेरणा से उनके विचार बदलते गए। तो वो वकालत करते थे। उसमें भी उनको लगा कि इस पेशे में गरीब को न्याय नहीं मिल सकता, तो फिर आगे क्या करें, इसलिए उन्होंने अस्पृश्य लोगों का एक श्रमाश्रम बनाया था घर में, बरोरा में। उस समय काफ़ी अनटचेबिलिटी थी। शुरू में जब 2 साल आप गए और लोग आए नहीं आपके पास, ये सोच करके कि बाहर से आए हैं, सफ़ेद कोट पहन के आए हैं, तो वो समय कैसा रहा? हर गांव में एक मांत्रिक होता है जिसको पुजारी कहते हैं वहाँ पे। तो कोई भी बीमार आदमी होगा, लड़की होगी, लड़का होगा, उनके पास ले जाते। और कभी कभी नरबलि का वही उनका किया था, मतलब इतना ज़्यादा अंधश्रद्धा थी उनकी। कौन सी ऐसी चीज़ आपके हिसाब से आज के माता पिता कर रहे हैं या अध्यापक कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक तो आजकल के लड़कों में संयम बिल्कुल नहीं है, नहीं सहन नहीं कर सकते, तो निगेटिव भी हो तो भी वो एक्सेप्ट करने के लिए बोलो, क्योंकि नहीं तो वो लोग एकदम आत्महत्या कर लेते हैं। नावा पेद्दे सिद्धार्थ मंतार, वेलकम टू बिल्डिंग भारत। आज के हमारे गेस्ट प्रकाश जी और मंदाकिनी मैम हैं और वो हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए एक इंस्पिरेशन है। पिछले कुछ 2 दिनों मैंने सर और मैम के साथ स्पेंड किए और उनकी बातचीत से ज़्यादा जैसे वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आज बिल्डिंग भारत पे हम इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को समाज सेवा, सोशल वर्क से जो खुशी मिलती है, से जो अंदर से जो खुशी मिलती है, वो हम उस पे हम चर्चा करेंगे। सो वेलकम प्रकाश जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मंदाकिनी जी। सो आपके बारे में पूरे देश को पता है, आपने ज़बरदस्त काम किया है महाराष्ट्र के हेमलकसा फॉरेस्ट में, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है और वहाँ पे जो आपने वाइल्ड लाइफ है उनके उनके साथ जो पिछले अपनी पूरी ज़िंदगी में उस पूरे इलाके को अपलिफ्ट किया है। सो मैं चालू करते हैं कि जब आप छोटे थे, आप जैसे बहुत सारे आजकल जो बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वो अपने बच्चों को एक प्रोटेक्टेड और एक सुरक्षित जगह देना चाहते हैं जहाँ पे वो बड़े हों, पर आपके साथ पूरा ही अलग था। आप बाबा जी के साथ एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जहाँ पे लेप्रेसी पेशेंट्स थे। वो अपने आप में ही एक सद्भावना की एक मास्टर क्लास थी, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपने बोला सुरक्षित, हाँ, बच्चों को आज रखना चाहते हैं पेरेंट्स। बाबा बहुत सुरक्षित घर से आए। मतलब उनके पिताजी जमींदार थे, नागपुर में बंगला भी था। लेकिन 42 का मोमेंट था, भारत छोड़ो, गांधी जी आए थे, तो उनकी प्रेरणा से उनके विचार बदलते गए। और जैसे स्वतंत्र मिला 1947 में, तो वो वकालत करते थे। उसमें भी उनको लगा कि इस पेशे में गरीब को न्याय नहीं मिल सकता, तो फिर आगे क्या करें, इसलिए बोले अस्पृश्य लोगों का एक श्रमाश्रम बनाया था घर में, बरोरा में। उस समय काफ़ी अनटचेबिलिटी थी, तो सबको इकट्ठा किया। मतलब जो सर पे मैला उठाते उनको बंगी कहते, उनको, या आपको आपकी घर को स्वच्छ रखने के लिए वो सर पे मैला उठा के गाँव के बाहर, उनको अस्पृश्य कहते थे। तो उनका अपने घर में रख के उनको एक फैमिली बनाई है। तो इस तरह से मतलब उनके विचार कितने बदलते गए। एक ज़मींदार का बेटा, और जब शादी हुई उनकी 46 में शादी हुई, तो उस समय तो ट्रेडिशन से ऐसा था कि जो भी लड़की शादी करती थी वो पति को परमेश्वर मानती थी। तो माँ भी ऐसे मेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थी, नागपुर से, घुले शास्त्री, मतलब महामहोपाध्याय
लेकिन जैसे बाबा से शादी हो गई तो उसका पूरा जीवन बदल गया। वो भी उनकी सेवा करने लगी। जब तक तो वो छाया भी उनकी पड़े तो नहाते थे, इतना मतलब वो। एनीवे दोनों के जैसे शादी होने के बाद सेवा करने लगे। फिर हम बच्चे पैदा हुए, मैं विकास बड़ा था मेरे से। उसके बाद में मेरा जन्म हुआ और एक कुष्ठ रोगी बाबा ने एक जाते हुए रास्ते पे पड़ा हुआ देखा। और तब के ज़माने में ट्रीटमेंट नहीं था, तो उसको काफ़ी सारी इंजरीज थी, उंगलियां नहीं थी, नाक नहीं था, और वो जख्म में मैगट्स थे। वो देखा नहीं जा सकता था, वो उसको तो सहा नहीं जाता होगा, लेकिन वो निकाल भी नहीं सकते कि अंदर घुस जाते थे। तो बाबा डर गए। ये कंबल था उसके ऊपर ओढ़ दिया और फिर जलने घर जाने लगे। तो जाते जाते वो खुद डिस्टर्ब हो गए। ये एक हेल्पलेस मैन से मैं कैसा डर रहा हूँ, जो मेरे को कुछ भी नहीं करने वाला। तो मैं खुद को तो निर्भय समझता हूँ, और आज मेरा पराभव हो गया। और घर जाने के बाद उन्होंने और उसने एडवांस विचार, यदि मेरे वाइफ को और बच्चों को कुष्ठ रोग हुआ तो मैं ऐसे रास्ते पे फेंक दूंगी क्या उनको। तो दैट पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट इज लाइफ। उसने वापस जाके उसको उठा के लाया और उसकी सेवा किया, और उसने निर्णय किया कि अब इन लोगों की मैं सेवा करूंगा। ऐसे पेरेंट्स से हमारी बचपन हमारा उनके पास साथ शुरू हुआ। जैसे उन्होंने काम शुरू किया, अरोरा के बाजू में एक जंगल दिया था गांव के बाहर, और रिलेटिव्स ने भी बाइकआउट किया। उस समय तो कुष्ठ रोग के पास कोई जाता नहीं था, और इन्होंने तो उनकी, तो हमारा बचपन वैसा कोई आइसोलेशन में गया, ना दोस्त थे ना कोई थे। और फिर एजुकेशन का तो बाबा ने वो भी सोचा कि उनके सारे जो दोस्त थे या रिलेटिव्स थे नागपुर में बड़े बड़े स्कूल में एजुकेशन ले रहे थे। इन्होंने सोचा अपने बच्चे जब 6 साल के हो गए तो अरोरा म्यूनसिपाल्टी के स्कूल में हमको वहाँ प्रवेश दिया। और जैसे मजदूरों के बच्चे पढ़ते, फार्मर्स के बच्चे, उनके साथ में हमारी पढ़ाई होती गई। तो एक्चुअली हमको कोई एम्बिशन नहीं था आगे जाके क्या करें। तो बाबा का काम धीरे धीरे लोगों पर पहुंचा तो लोग आने लगे। सिर्फ विजिट को आते थे, बाकी कुछ नहीं करते थे, डरते थे। फिर देखा कि इतने सालों से बाबा है, बच्चे भी यहाँ कुछ हुआ नहीं, तो ज़्यादा लोग आने लगे। और फिर बाबा का नाम हुआ और हम बड़े होते गए। जैसे हम मैट्रिक में गए थे, हम 11वीं मैट्रिक था, तो हम दोनों एक ही क्लास में थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था एज में। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि बाबा के काम को आगे बढ़ाए, आनंदवन का। तो बाबा डॉक्टर नहीं थे, बाबा वकील थे। उन्होंने ट्रेनिंग लिया था थोड़ा सा और फिर काम शुरू किया। तो यदि पॉसिबल हुआ तो हम लोग मेडिकल का एजुकेशन लेके ग्रेजुएट होके आएंगे तो ज़रा साइंटिफिक काम कर सकते। ये प्रेरणा एग्जैक्टली कब मिली कि भाई बाबा के काम को आगे बढ़ाना है? तो दोनों की ज़िंदगी देख के भाई, मतलब वो जो बाद में कहने वाला था कि कथनी और करनी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। माँ पेरेंट्स से लोग प्रेरणा लेते हैं, बच्चे लोग यूजुअली पहले जो उनके आदर्श पेरेंट्स होते हैं, यदि उनके बर्ताव में यदि कोई विसंगति हुई, बाहर एक बालते हुए घर में दूसरी तरह से बर्ताव करते हैं, तो उसका असर बच्चों पे अपने आप होता है बिना बोले। तो बाबा का तो ये था कि जैसे बोला वैसे बोले थे, ऐसा चाले, जैसा मराठी में बोलते। तो इसका असर हमको होते गया हमारे ऊपर, और हम दोनों ने डिसाइड किया। और फॉर्चुनेटली वहाँ इंटर साइंस के बाद मेडिकल कॉलेज में वॉक इन एडमिशन मिला हमको। नागपुर में एक ही मेडिकल कॉलेज था पूरे विदर्भ के लिए। और वैसे कोई ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट थे ऐसे सवाल नहीं था, लेकिन उस समय कंपटीशन कम थी। और दूसरा कारण था हमारा एजुकेशन कंप्लीट करने का, वहाँ की ट्यूशन फीस काफ़ी कम थी, 250 रुपया 6 महीने का ट्यूशन फी मेडिकल कॉलेज का। और बाबा ने तो प्रॉपर्टी छोड़ दिया था, घर से एक पैसा नहीं आता था। कोई एक NGO कोल्हापुर से उनको 200 रुपये महीना देती थी, तो माँ का और 200 देते। तो उस पैसे से हमारा मेडिकल का एजुकेशन पूरा हुआ। और इस तरह से मतलब फिर उनको भी अच्छा लगा, ताई को, वो मदर को ताई कहते थे। दोनों को लगा कि अभी कुछ कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में लाइन लग गई है। और जैसे यहाँ तक तो ठीक था। 1970 में फाइनल MBBS से एग्ज़ाम दिया, और
रिज़ल्ट 15 दिन में आता था तो घर आ गए आनंदवन। तो फिर ये हेमल कसा की कहानी शुरू होती। उसमें कोई मतलब प्लानिंग नहीं था। ये देखिए मतलब हर एक के ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट कैसा आता है। फिर बाबा का विज़न था कि जैसे आनंदवन में कुष्ठ रोगियों के साथ में उन्होंने बाकी डिफरेंट लेवल लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए बुलाया। मतलब अंधा है, अपंग है, कर्ण बधिर, हाँ डम एंड डेफ होते हैं, तो सभी का इंटीग्रेशन करके आनंदवन में सबको काम पे लगाया। उनके स्वाभिमान जागृत किया। जो लोग भीख मांगते थे वो काम में लगे। तो इस तक तो चल ही रहा था, नाम भी हुआ था। तो ये पिकनिक को ले गए। ये हेमल कसा के आगे बामरागढ़ है, तो बाबा बोले वहाँ त्रिवेणी संगम है, बहुत अच्छी जगह है। तो हम लोग 4 व्हील की जीप में बैठे, पिकअप वैन में, और जाते जाते 2 दिन लगे फिर भी नहीं आया बामरागढ़। 250 किलोमीटर को इतना, क्योंकि रास्ते नहीं थे, नदियाँ थी, नाले काफ़ी थे। पर जैसे हम पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही घना जंगल, स्वच्छ पानी बिल्कुल। तो इस तरह से वहाँ तक तो ठीक था। तो इतनी दूर आए तो चलो आज आसपास क्या है देख लेंगे। तो पहले गांव में ले गए। जैसे गांव में गाड़ी गई तो जो आदिवासी का गांव था, जो हमको मालूम नहीं था, लेकिन जैसे गाड़ी गई तो लोग डर के मारे घर के बाहर आए, देखने लगे कौन आए। इसलिए देखने आए, उसलिए आश्चर्य लगा उनको कि ये दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत थी और इनके तन पर वस्त्र बहुत थे। ये कपड़े, उसके ऊपर स्वेटर और शाल और मफलर वगैरह, इतनी ठंड थी। और जो बाहर आए झोपड़ियों से वो दिगंबर थे। तो ये हमने भी पहली बार देखा, किताब में पढ़ना और एक्चुअल देखने से। तो जाके थोड़ी सी बात करें तो वो जंगल में भाग गए, नहीं होना इनसे कुछ संपर्क है। तो 2-4 गांव दूर दूर गांव है, ऐसे जाके देखे तो किसी से कोई रुका ही नहीं, कपड़ा नहीं। दूर से देखा तो अंदर माल न्यूट्रिशन तो दिख ही पड़ता था। तो इस तरह से शाम को हमने संगम पे हमारा डेरा था, बड़ी अंगार लगाई और सोच रहे थे कि हम लोग इतने सालों से आनंदवन में रहे, बहुत दुख नज़दीक से देखा है। कुष्ठ रोगियों का मतलब वेरी क्लोज रिलेटिव्स ने उसको गांव के बाहर हकाल दिया था। बिल्कुल माँ बच्चे ने मदर को या हस्बैंड ने वाइफ को, दुख तो कभी देखा था, लेकिन इस तरह का मतलब डर अपने भाई बहन की नज़र में नहीं देखा था। सोच रहे थे। तो बाबा ने बोला कि मेरी इच्छा है, आप अभी दोनों डॉक्टर हो रहे हैं MBBS, तो आपने डिसाइड भी किया कि आनंदवन की जिम्मेदारी लेंगे। मुझे लगता है कि इनको कुछ मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं उनको खेती सिखा सकता हूँ, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे के कुछ ना कुछ उनको शायद मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश तो कर सकता हूँ। तो मुझे पिकनिक का मकसद सडनली, जैसा ट्यूबलाइट देर से लगता है, ये मकसद था, एक्सपोजर। मैंने बोला बाबा आप इस एज में 60 के करीब जा रहे थे और मैं तो 22 साल का हूँ आज। तो बोले आप ये काम शुरू करेंगे तो मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो ये दैट वाज दी टर्निंग इन माई लाइफ। ऐसा मतलब ये रियली ड्रामेटिक है। तो बाबा बड़े खुश हो गए कि एक बेटे को फंसाया। तो ये शुरुआत ऐसी हेमल कसा, तब तो जगह नहीं मिली थी, सिर्फ डिसीजन हुआ था इस एरिया में काम करना है। तो इस तरह से आनंदवन, फिर बड़ा भाई वहाँ वो जाके उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। और ये हेमल कसा की ज़मीन मिलने के लिए गवर्नमेंट ने 3 साल लगाए। तो हरदम मैं गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हूँ। देरी की इसलिए मुझे मंदाकिनी देशपांडे से पहचान हुई और फिर हमारा लव मैरिज हो सका। मंदाकिनी जी, आप एकदम ट्रेडिशनल फैमिली से हो, कंफर्टेबल फैमिली से थे, नागपुर में आप लोग मिले साथ में, फिर एकदम आपने बड़ा ही ड्रास्टिक डिसीजन लेकर के हेमल कसा गांव में जाकर के विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, कोई ऐशो आराम नहीं, एकदम वैसी जिंदगी कैसे आपने सेलेक्ट करी? वैसा देखा जाए तो मैं मिडिल क्लास फैमिली की हूँ। सब अच्छा था घर में और नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। और जब डॉक्टर होने का सोचा तो डॉक्टर बनने के बाद क्या करना, तो प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए तो पैसा नहीं था।
तो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे एज ए लेक्चरर, नहीं तो कुछ एकेडमिक करियर करेंगे, ऐसा सोच के मैं एनेस्थीसिया सब्जेक्ट चुन के पोस्ट ग्रेजुएशन करने का निर्णय लिया। तो हमारे टाइम क्या रहता था कि जब जो सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते वो सब्जेक्ट में हाउस जॉब करना कंपलसरी था। तो क्या हो गया, मैं जब MBBS होके मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हुआ, 2 हाउस जॉब कंपलसरी थे, तो 1 महीने सर्जरी में किया और दूसरा मुझे एनेस्थीसिया में चाहिए था। तो बाय चांस उस वक्त एनेस्थीसिया में पोस्ट ही खाली नहीं थी, तो मुझे मिला नहीं। तो फिर उसी टाइम एक नया कॉलेज सेवाग्राम में खुला था। सेवाग्राम में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज करके एक नया कॉलेज खुला था महात्मा गांधी के प्रेरणा से। सुशीला नायर करके वहाँ की ये थी, तो उन्होंने वो गांधी जी के इस नाम से वो कॉलेज खोला था। तो रूरल कॉलेज था, तो हम लोग बोले कि चलो जाके देखेंगे, नहीं तो भी अपने को रूरल एरिया देखना ही है। तो हम लोगों ने मैंने वो हाउस जॉब वहाँ का ज्वाइन कर लिया। तब मेरी इनसे मुलाकात हुई पहली बार। पहले हम दोनों वैसे तो एक ही कॉलेज के थे, दोनों नागपुर मेडिकल कॉलेज के थे, लेकिन ये जूनियर था 1 साल और हमारी कुछ पहचान भी नहीं थी, क्योंकि एक क्लास में 2 से लड़के रहते थे और लड़कियां लड़के ज़्यादा एक दूसरे से बातें भी नहीं करते थे वो टाइम। तो हमारी पहचान भी नहीं थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद एक ही पेशेंट पे काम करना पड़ता था। ये सर्जरी में था और मैं एनेस्थीसिया में थी, तब धीरे धीरे पहचान हो गई। हाँ, मुझे भी मालूम नहीं था कि ये बाबा आमटे के सुपुत्र है करके। तब किसी ने तो भी मुझे पहचान करवाई कि ये बाबा आमटे के लड़के हैं। दोनों लड़के बाबा आमटे के अपने एरिया यही कॉलेज में हाउस जॉब कर रहे हैं। तभी मुझे मेरी और इनकी पहचान हो गई और धीरे धीरे बातें करने लगे। एक ही पेशेंट पे काम करते करते पहचान हो गई। पहचान का धीरे धीरे महती में बदला हो गया, बाद में चालू हो गया। तो लोगों को पता चल गया कि अरे ये लोग घूम रहे साथ में। तो उस टाइम तो बहुत ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स लोग थे, तो बातें करने लगे। तो बाबा के कान पे ये खबर चली गई और कि ये अपना लड़का एक लड़की के साथ घूम रहा है। तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनकी मदर को बहुत बुरा लगा कि क्या है, बाबा का नाम हो गया, पद्मश्री मिल गया, ये लड़का घूम रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये क्या है। तो उन्होंने इसको बुलाया, पहले पूछा, तो इसने बोला हाँ हम दोनों ने शादी करने का तय किया है। तो बोले कि वो लड़की को बुला के लाओ, उससे पूछ लेते उसकी तैयारी है क्या, तूने बताया है कि उसको कि वो कहाँ जाने वाला है, तू कहाँ काम करने वाला है। तो उसने बोला मैंने बताया है, उसने हाँ कहा है। तो फिर मुझे बुला लिया, तो मैं गई आनंद वन में। पहली बार मैं गई, पहली बार मैंने बाबा को और ताई को देखा। तो बाबा मेरे सामने खड़े हुए और बोले कि मैं बाबा आमटे प्रकाश का फादर हूँ मैं, और मैंने सुना है कि आप दोनों साथ में घूम रहे हैं और आपने शादी करने का तय किया है, तो ये पक्का है क्या आपका इरादा। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने उसको वर्ड दिया। तुझे मालूम है क्या वो कहाँ काम करने वाला है। उसने डिसाइड किया है कहीं तो भी जंगल में जाके मैं काम करूँगा, तो तेरी तैयारी है क्या। तो मैंने बोला हाँ, उसने बताया है और मैंने हाँ किया है। तो बाबा बोले ठीक है, तू अपने फादर और मदर को बताया है क्या। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने नहीं, अभी मैं गई नहीं नागपुर। मैं बोले कि तू जाती है और बताती या मैं जाके बताऊँ, मुझे कुछ परहेज नहीं है कि लड़की के घर कैसे जाना वगैरह। तो मैं बोली ठीक है, मैं जाके बताती हूँ, बाद में आप आइए। फिर मैंने घर जाके बताया और थोड़ा सा घर में हंगामा हुआ, क्योंकि बाबा आमटे का नाम उस टाइम लेप्रेसी पेशेंट और लेप्रेसी कॉलोनी चलाने के लिए फेमस था। बाकी के लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और लेप्रेसी के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था और कोई जाता भी नहीं था लेप्रेसी कॉलेज में, क्योंकि डर था कि ये कॉन्टेजियस डिसीज़ है, अपने को हो जाएगा। और घृणा भी बहुत थी, क्योंकि उनको जख्म रहती थी, उसमें से मैगेट रहते थे, बहुत स्मेल आता था गंदा। तो वो कॉलेज में कोई जाता नहीं था। तो मेरे पिताजी और माताजी थोड़े से नाराज़ हो गए, अरे क्या लड़की तू सोचा है क्या, वो कॉन्टेजियस डिसीज़ है, कितना गंदा रहता है, ऐसा वैसा बहुत सारे बोले। लेकिन मैंने बोला कि आप एक बार जाके आनंद वन देखिए और बाद में आपका विरोध रहा तो देखेंगे क्या करना। तो वो चले गए, उन्होंने देखा बाबा से और ताई से बातें भी हुई उनकी, पूरा आनंद वन उनको दिखाया।
तब उनको लगा कि अपन सोचते थे इतना बुरा नहीं है और अपनी लड़की सुनती नहीं, इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया और बाद में हमारी शादी हो गई। 72 दिसंबर में हमारी शादी हुई और बाद में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन चालू ही रखे क्योंकि जगह मिलने की थी और 73 दिसंबर में जगह मिली, तब हम लोगों ने जाने का पक्का किया। पहले ये चला गया और बाद में तब लेक्चरर करके मेडिकल कॉलेज में सर्विस कर रही थी। फिर मुझे रिजाइन करके जाना पड़ा था, मुझे 2 महीना और लगा, बाद में 2 महीने के बाद मैं गई और हम दोनों ने अपनी झोपड़ी बनाई और वहाँ से हमारा कार्य चालू हो गया। लेकिन वहाँ जाने के पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो एरिया में क्या होगा और क्या नहीं होगा। पहले हम जाते तो रेस्ट हाउस में जाते, वहाँ सब रहती सुविधा है। मैंने हम अपना चिखलदरा और मेलघाट में ये देखे थे रेस्ट हाउस, तो वो बहुत अच्छे थे, कुछ उसमें तक दिक्कत नहीं थी। मैंने सोचा कि हम जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने देखा तो सिर्फ पेड़ 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 और कुछ भी नहीं था। पानी की सुविधा नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहाँ जाने के बाद एक्चुअली पता चला कि कितना डिफ़िकल्ट है ये लाइफ और अपने को क्या क्या करना पड़ेगा। अब कर सकते या नहीं कर सकते वो भी एक मन में विधा थी, लेकिन कुछ भी डिसाइड किया तो करने के लिए कुछ दिक्कत आती नहीं है। अपने को तैयारी रही मन की तो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग जब गए वहाँ तो आपने डिसाइड किया कि भाई वहाँ की कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी को बढ़ाना है, उनको इलाज करना है और शिक्षा देनी है। पर शुरू में जब 2 साल आप गए और लोग आए नहीं आपके पास, ये सोच करके कि बाहर से आए हैं, सफ़ेद कोट पहन के आए हैं, तो वो समय कैसा रहा? उस समय जो मन में, जैसे आपने बताया, ये झगड़ा चलता है कि भाई हम सही कर रहे हैं क्या, हमें वापस चले जाना चाहिए, उसको कैसे हैंडल किया, उसको कैसे डील किया? कोई आता नहीं था तो हम लोग उनके गांव-गांव जाके घूमते थे। पहले तो भाग जाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि रोज़ ये आ रहे हैं, बात नहीं करते थे। फिर लेकिन परंपराएं क्या है वो हमने देखा। हर गांव में एक मांत्रिक होता है जिसको पुजारी कहते हैं वहाँ पे। तो कोई भी बीमार आदमी होगा, लड़की होगी, लड़का होगा, वो उनके पास ले जाते। तो वो अपने झाड़ पत्ती तो होती है, झाड़ पत्ती है, मंत्र तंत्र, बलि चढ़ाओ, अपने ये ट्रेडिशनल जो मेथड्स है। और कभी कभी नर बलि का भाई उनका किया था, मतलब इतना ज़्यादा अंधश्रद्धा थी उनकी। तो दूसरा प्रॉब्लम था कि लैंग्वेज कैसे सीखे। ये माड़िया डायलेक्ट है, बोली भाषा। तो उस समय कुछ गवर्नमेंट के लोअर लेवल के ऑफिसर फॉरेस्ट के गार्ड होते, तो उनको कहीं पोस्टिंग होता था तो उनको कहीं लंबी समय रहना पड़ता था, क्योंकि दूसरा आता ही नहीं था, क्योंकि इतना रिमोट एरिया है। तो वो भी कुछ दिन रहते थे, कुछ दिन अपने गांव चले जाते थे। लेकिन वो जो रहते थे तो गांव में, खुद गांव में रहते थे, भाषा सीख गए थे। और जब उनको पता चला कि 2 डॉक्टर यहाँ आए और झाड़ के नीचे क्लिनिक खोला है, तो उनको खुद की बीमारी जो होती है उसको ठीक करने के लिए वो साइकिल से आते थे। तो ऐसे 2-4 लोगों से इसने माड़िया, मतलब उस लैंग्वेज का नाम माड़िया, तिंटू मराठी डिक्शनरी बना ली। जैसा निवा पेंतिर बाताल, तो अभी जैसा बोला कि आपका नाम क्या है, शुरू में ऐसा करना कि आप कौन से गाँव के, बदनार, बस छोटे छोटे ज़्यादा शब्द नहीं है। बदनार मतलब ये लंबा सेंटेंस की ज़रूरत नहीं। कौन गाँव, बदनार, हाँ, निवा पेंतिर बाताल। फिर बुखार को क्या कहते हैं, फिर हाथ पाँव के, मतलब इसके सब के वर्ड्स लिख के मराठी में उसका ट्रांसलेशन करके ये, तो इस तरह से लैंग्वेज सीख गए। आप लोग जब गए हेमल कसा में, वहाँ पे लोगों को मदद करने, उनका इलाज करने, तो लगभग 700 दिन, 2 साल तक लोग आए नहीं, ये बोल करके कि भाई वाइट कोट में कोई बाहर से आया है। और उसके कारण बहुत बार एक पेशेंस जो है वो टेस्ट होता है। आजकल जो बच्चे हैं, उनको 2 दिन में कुछ चीज मांगी और नहीं मिली तो वो पेशेंट नहीं रहते। तो ये पेशेंस कैसे आया, ये पेशेंस हम अपने बच्चों में कैसे डाल सकते हैं, उसके बारे में। एक था कि सेल्फ कमिटमेंट था, मतलब डिसीजन मेरा था यहाँ काम करने का।
शादी किया इसने, शब्द दिया उसे, वचन दिया था। जी। और भी कुछ बाबा की प्रेरणा से 4-5 वॉलेंटियर्स सिटी से आए थे। अब वो सब इकट्ठा एक साथ में खाना खाते थे पहले दिन से। हमारा एक स्पेशलिटी है, तब से जो चल रहा है कम्युनिटी किचन, वो अभी भी चल रहा है बड़े होने के बाद भी। एनीवे, तो एक जैसा सब साथ में, कोई भी वहाँ कार्यकर्ता एक ही लेवल पे आके खाना खाता है। तो ये जैसे हमको लगा कि फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, लोग नहीं आ रहे इतने दूर से, तो हम दोनों ने ऐसा डिसाइड किया कि ये फ्रस्ट्रेशन अपने वॉलेंटियर के साथ में शेयर नहीं करें। तो उल्टी बातें करने लगे हम कि हम लोग जैसे आए, उसके पहले भी कई सिविलाइज लोग आए होंगे, उन्होंने उनको तकलीफ दिया होगा जी। तो इसीलिए वो डरते हैं, इसलिए उनको विश्वास नहीं है। तो हमको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा कि हम उनके भले के लिए आए हैं। तो फिर हम गाँव भी घूमते थे, लैंग्वेज सीखे, और फिर ट्रेडिशन के बाद पता चला कि पुजारी के पास जाते, लेकिन पुजारी सब बीमार, तो बीमारी ठीक नहीं करते, तो कुछ लोगों को वापस करते थे। बस मेरे तो प्रयास ख़त्म हो गए। तो फिर उसी गांव में से ऐसे पड़े हुए पेशेंट हो गए हेल्पलेस, उनको रिलेटिव्स को रिक्वेस्ट करते थे कि इनको लेके आइए, हम कोशिश करेंगे। तो मतलब इस तरह से धीरे धीरे, तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि अभी इसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते, तो वो शब्द तब नहीं था। हम लोगों को विश्वास नहीं मिल रहा, इसका मतलब हमारे प्रयास कम पड़ रहे हैं, हमें ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। और वो भी बड़ा आपने इम्पोर्टेंट बोला कि भाई वो डिसीजन मेरा था। हाँ राइट, क्या मेरे ऊपर डाला हुआ नहीं था या अगर कंपल्सरी पोस्टिंग नहीं था वो हमारा। सेल्फ कमिटमेंट या करेक्ट। तो एक बड़ी ये भी कारण था वो। और बाकी लोगों को निराशा ना लगे, इसलिए हमने बोला कि हम घूमेंगे ज़्यादा, लैंग्वेज सीखेंगे, उनके ट्रेडिशन, तो उसका फ़ायदा हुआ। जैसे हेल्पलेस लोग थे, जैसे वापस आ गए पुजारी से, तो उनको कंधे पे कटिया पे डाल के उठा के लेके आते थे। तो और हमारी ये दिक्कतें ये थी, ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी ज़ीरो, बिजली नहीं थी, झाड़ के नीचे के लिए दी गई, किताबें तो लेके गए थे, तो डायग्नोसिस करे तो डिबेट करते थे हम दोनों, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कंसल्टेशन भी नहीं कर सकते थे किसी के साथ, क्योंकि फोन भी नहीं था उस जमाने में, और मशीनें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो फिर कुछ तो भी डायग्नोसिस पक्का करो। क्लिनिकल हिसाब से डायग्नोसिस करना पड़ता था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जीरो। कुछ तो भी डायग्नोसिस करके तय कर लेते थे और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट चालू करते थे। और होप फॉर द बेस्ट, ट्रीटमेंट चालू करने के बाद। तो लेकिन बहुत वहाँ बैठे रहते थे, हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता वहाँ बैठे रहता पूरा दिन, और वो अच्छा होने तक उसको पूरी अच्छी तरह से देखभाल होना चाहिए, ये हम देखते थे। और बाहर ही सब था, तो उनके जो रिलेटिव्स थे वो भी सब देखते थे कि ये क्या क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के, तो उनको भी विश्वास होने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने लिए ही कर रहे हैं। और हमारे नसीब अच्छा था कि पहले 2-3 जो लोग आए वो हमारी ट्रीटमेंट से अच्छे हो गए, और अपना खटिया उठा के कंधे पे, जो खटिया पे उठा के उसको लाया था, वो अपना खटिया उठा के 4-5 दिन के बाद जब ठीक हुआ तो अपने घर चला गया। जाते जाते जो गांव से वो आया था वही गांव से वो वापस गया, तो लोगों को पता चला कि ये मरने वाला था, अपने पुजारी ने वापस किया था, वो अब घर जा रहा है। तो मेडिकल, इनकी जो मेडिकल फैसिलिटी थे, क्योंकि ये जो पुजारी नए आए हुए हैं उनके इलाज में कुछ तो भी है, तो अपन भी जाके देखेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे लोग आने लगे, और फिर तो हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। लोगों का विश्वास हो गया कि इनके दवाई में कुछ तो भी असर होने, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। और आपने एकदम जैसा बताया कि एकदम कम रिसोर्सेज में, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, कम से कम औजार में, कम से कम सुविधाओं में आपने काम किया, और उससे काम भी आगे बढ़ा। आजकल कोई भी जब काम करना चाहता है, तो मैं बहुत सारे लोगों से जैसे मिलता हूँ, तो सब बोलते हैं कि भाई हम अच्छा काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है स्कूल में, ये नहीं है। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? जो क्या ज़्यादा
आजकल बच्चों को भी हम बहुत ज़्यादा दे, मांगने से पहले हम 10 चीज़ें दे देते हैं, तो क्या वो अबंडेंस जो है, जो ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा रहता है, उससे नई सोच आती है, उससे कुछ कर बैठने की सोच आती है, या जो कम रहता है, स्केर्सिटी रहती है, उससे नई सोच आती है? उस पे आपका क्या सुझाव है? बिल्कुल सही है आपकी बात, या कि एवरीथिंग बहुत रेडीली आप उनको दे देते, डिमांड्स पूरी करते, तो उनका पेशेंस कम हो जाता है। ना ना कहने से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो तो भी ठीक वस्तु मुझे चाहिए मिलनी चाहिए, ऐसा उनका मानसिकता हो जाती है। तो कम रहा तो अच्छा है। एफ्लुएंसी में थोड़ा सा ये उसका बोर्डम ही होता है। और तो एक इसका उदाहरण देता हूँ मैं कि हमारे जैसे बात का उदाहरण है। स्कूल स्टार्ट किया तो स्कूल के रिजल्ट अच्छा है, कुछ लोग मेडिकल में गए, कुछ टीचर बने, कुछ प्रोफेसर बने। अपने स्कूल में जो हेमल कसा में बना था, वहाँ से एक 30 किलोमीटर दूर नेलगुंडा गांव है। वहाँ के पेरेंट्स मेरा बेटा और बहू देखते हैं, अनिकेत और समीक्षा, तो उनके पास आए, बोले हमारे सब बच्चे आप अपने स्कूल में नहीं ले सकते, तो हमारे गांव में स्कूल खोलो। तो इन लोगों को लगा कि डुप्लीकेशन हो रहा है, गवर्नमेंट का स्कूल भी है वहाँ पे, तो क्यों खोलना। लेकिन 2-3 बार 100 के करीब पेरेंट्स आए थे, तो इन्होंने जाके देखा कि वह स्कूल है, बिल्डिंग है, टीचर सैलरी लेते हैं, बच्चे 4 हैं, और ये इनके पीछे पड़े कि आप स्कूल खोलो। तो अपना जगह नहीं था, फिर एक ट्राइबल ने अपनी खेती की जगह दिया 1 एकड़, और फिर इन्होंने स्टार्ट किया, इतने पीछे पड़े तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फेसबुक पे अपील किया कि ऐसे डिफ़िकल्ट एरिया है कि जहाँ रास्ता भी नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ टेलीफोन भी नहीं, इस जगह पे स्कूल खोलना है, तो किसी की इच्छा है क्या 1 साल के लिए अपने ज़िंदगी का एजुकेटेड बच्चे को, तो आपको भी आश्चर्य लगेगा और अच्छा लगेगा। 15 आईटी के लोग बच्चों ने विलिंगनेस दिखाया कि हम तैयार है 1 साल देने के लिए। तो उसमें से 2 इंजीनियर थे, एक एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट की है लड़की, मुंबई की थी, और 2 सतारा की। तीनों को उन्होंने 15 में से 3 लिए, ज़्यादा लेके करते गए, एक ही क्लास खोलना था। लेकिन जैसा मालूम नहीं था इनको यार रिस्पांस मिलने वाला है, एक तारीख दिया, इस तारीख को हम आ रहे हैं। रास्ता नहीं था तो मोटरसाइकिल से गए तो उस गांव में झाड़ के नीचे, खेत में जो झाड़ था, छाँव में 56 बच्चे लड़कियां बैठे हुए थे, इनकी राह देखते। एक्चुअली स्कूल में जो बिल्डिंग है वहाँ पे जा रही थे। तो देखिए, मतलब जहाँ सब सुविधा है वहाँ बच्चे नहीं, और यहाँ कुछ भी नहीं, ज़मीन पे बैठे। हाँ, शांति निकेतन की जैसी शुरुआत हुई होंगी उस तरह से। तो हमारी बहू जो है समीक्षा, वो पूना से है, MA किया है उसने, और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है। हमने जो हेमल कसा में स्कूल स्टार्ट किया वो मराठी मीडियम है। मराठी सीखने में उनको 2 साल लगते हैं। उसके लिए हमारे टीचर्स को माड़िया सीखना पड़ता। नॉर्मल अपना जो मराठी में पढ़ाते वो समझ नहीं पाते, तो उनके भाषा के शब्द लेके उनको देवनागरी में पढ़ाओ, फिर बाद में फिर मराठी पढ़ने लगते, तो बाद में आगे का एजुकेशन होता है स्टेट बोर्ड का जो हो। तो यहाँ उसने बोले अपने एक ट्रायल करेंगे, यहाँ इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम जैसा स्टार्ट किया तो 3 महीने में बच्चे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगे। वो आसान है मराठी से, और वो CBSE टाइप्स एजुकेशन उनका स्टार्ट हुआ। यहाँ जंगल में जहाँ कुछ भी सुविधा नहीं, हाँ, पढ़ाने वाले ओवर क्वालिफाइड है। पहली को पढ़ाने के लिए एक इंजीनियर और ये ज़रूरत नहीं होता ना, D.Ed हो चलता पड़ता है। तो बच्चे इतने इंथुजियास्टिक थे, अंग्रेज़ी बोलते थे जो भी गया। तो वो स्कूल काफ़ी फेमस हो गई बाहर, लेकिन लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि रास्ता नहीं वहाँ पे। और एक IAS ऑफिसर गया था वहाँ पे कि ऐसे सोचते थे कि स्कूल में बिल्डिंग होना चाहिए, बेंचेस होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड आपका। ये नहीं होने के बावजूद ये स्कूल उस स्टैंडर्ड से चल रही है कि जहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये इच्छा हो तो मतलब कहीं भी, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सोच है कि कम में कैसे गुजारा हो और ज़्यादा न दे, आपके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, करेक्ट, दोनों। तो ये आपने आपके बच्चे हैं, आप
माता पिता हैं, आप दादा दादी हैं, तो आपने इस सोच को अपने घर में कैसे, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप शेयर कर पाए जब आपने इसको अपने घर पे उतारा और उसके कारण आपने क्या देखा अपने बच्चों में? हम लोग जब बच्चे थे आदिवासी के साथ ही पढ़ने लगे, अपनी स्कूल थी, देवर द ओनली नॉन ट्राइबल, या बाकी सब वो प्रिमिटिव ट्राइब है। ये माडिया जमात है ना, वन ऑफ द वल्नरेबल ट्राइबल PVTG, तो उनके साथ ये भी पढ़ने लगे और इनको तो लगाव हुआ। फिर आगे की एजुकेशन अपने पास सुविधा नहीं थी तो फिर आनंद बन गए। और लेकिन कंपटीशन मालूम नहीं था। 12वीं तक हमको कोई चिंता नहीं थी, तब 10+2 आया था और उसके बाद में आप कहीं भी जा सकते थे। तो 12th में ही कुडंट कॉम्पिट, इसलिए ये थोड़ा सा हमको शौक था। 3 बच्चे भेजे थे, हमारा बेटा और 2 आदिवासी बेटे। दोनों आदिवासी बेटियों को 12वीं के बाद एक नागपुर मेडिकल में MBBS का एडमिशन मिला, दूसरे को साइंस मेडिकल में गया और हमारा बेटा वापिस आ गया क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं कर पाया ओपन में। तो बहुत दुख लगा कि इससे कुछ हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया बच्चों को ज़्यादा, कि उनके ऊपर अन्याय तो नहीं किया। अच्छा एजुकेशन अच्छी स्कूल में नहीं डाला। लेकिन हमारा ऐसा कहना था कि एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो भी अपने साथ में होना चाहिए। बच्चे इतने छोटे उम्र में बाहर भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनको यही स्कूल में पढ़ाएंगे। थोड़ा ज़्यादा जो पढ़ाना रहता है वो अपन घर में पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने 7th तक उनको वहीं रखा। बाद में जब स्कूल भी नहीं था तो उनको भेजना पड़ा, लेकिन वो ज़्यादा एडजस्ट नहीं हुए। वो जो आनंद का भी जो कल्चर था और हमारा जो कल्चर था उसमें भी बहुत डिफरेंस था, क्योंकि वो तो सिटी जैसा ही हो गया था आनंद अभी, और हमारा तो बिल्कुल जंगल में आदिवासी जैसा ही बर्ताव और रहना था। तो वो ज़्यादा एडजस्ट नहीं हुए, लेकिन उनको लगाव रहा हेमल कथा के बारे में, इसलिए उन्होंने बाद में भी यहाँ आने का नहीं, वो तो मतलब निर्णय ले लिया। ये जो हमारा दुख था, ये मेरे दोस्तों को पता चला कि प्राइवेट कॉलेजेस तब तक निकल चुके थे। वर्धा में भी था, एक सेवाग्राम में है, दूसरा दत्ता मागी जी का है। तो हमारे दोस्तों ने मतलब उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि इतने सालों से काम कर रहे हेमल कसा में, उन्हीं के स्कूल में ये बच्चे पढ़े, कॉम्पीट नहीं कर पाए, लेकिन आप यदि प्राइवेट कॉलेज में फ्री सीट दे इसको मेडिकल, तो ये डॉक्टर बन सकता है। तो उन्होंने मान लिया, तो बड़ा बेटा डॉक्टर बना, अदरवाइज देयर वाज नो चांस। जो ओपन में फी थी वो बहुत ज़्यादा थी, 1,10,000 वगैरह कुछ थी, और सरकारी जो कोटा था उसमें 5,000 फी थी। तो 5,000 तो हम दे सकते थे क्योंकि हम मानधन नहीं लेते थे, हमारे पगार पत्रक नहीं था वैसा, तो उतना तो हम नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जो सीट दिया इसके कारण वो लड़का MBBS बन गया। तो उसके बाद में फिर उसने डिसीजन लिया कि मैं भी माँ बाप को ज्वाइन हूँगा। ये हमारे पिताजी को बहुत अच्छा लगा कि 3rd जनरेशन, जिन जीते जी हेमल कसा फिर भी रिमोट था, बाद में फिर वो नक्सलाइट का प्रॉब्लम से ज़्यादा जाना जाता था, गढ़चिरोली जिला। इतनी सारे कठिनाई के बावजूद ये वर्धा में पढ़ा, मतलब सिटी में पढ़ा हो। इसने डिसीजन लिया कि मैं वापस आके माँ बाप के काम में ज्वाइन होगा। तो बाबा वॉज ओवरवेल नेचुरली, अपने खुद भोगे वो बोलता है। तो इस तरह से बड़ा बेटा आ गया वापस, और फिर अनिकेत यहाँ पूना में पढ़ा, पॉलिटेक्निक में। उसका भी प्रॉब्लम आया, लेकिन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया। उसका ख़त्म होने के बाद वो बोले मैं आके यहाँ पे आपके स्कूल के में काम करूँगा। तो स्कूल की जिम्मेदारी उसने लिया, और फिर उनके दोनों के पार्टनर आ गए। मतलब ये बेटे का भी नहीं, कमाल तो पार्टनर की है कि ये सब दिक्कतें तो थी, लेकिन रास्ता खुल गया था तब। बिजली आ गई थी 22 साल के बाद। तो बड़े बेटे की शादी होने में तकलीफ हुई, उसने खुद की शादी तय नहीं की। माँ को बोला कि आप डिसाइड करो कि MBBS लड़की मुझे होना। तो मैरिज ब्यूरो के थ्रू उसने काफ़ी ट्राई किया, कोई आने को तैयार नहीं। गढ़चिरोली का नाम सुन के फिर गोवा से एक दिन फ़ोन आया 2.5 साल के बाद कि मेरी बेटी ने आपका प्रोफाइल पढ़ा है वगैरह वगैरह। और उन दोनों की फिर मुलाकात हुई, विचार जम गए उनके। तो वो
2003 में बड़े बेटी की शादी हुई और वो गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं हरदम कहता हूँ, ये उदाहरण पहले नहीं कहा मैं, कि यहाँ जो पेशेंट आते थे हमारे पास, तो हम स्पेशलिस्ट तो सबके नहीं थे। ये एनेस्थीसिया के थी, मैं सर्जरी छोड़ के गया था, और फिर गायनिक के पेशेंट आ गए, फिर ऑर्थोपेडिक के आते थे, तो सभी को हम ट्रीटमेंट देते थे। कभी डिलीवरी यदि हम नहीं कर पाए, फिर सर बड़ा होता है, कभी बेटा ट्रांसफर्स होता है, तब पुराने ज़माने में उसको काट के निकालते थे, जिसको डिस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं, ताकि माँ को और एक मौका मिले। तो वो करना बड़े मतलब डिफ़िकल्ट काम था, मतलब अपने बोझ था हमारे ऊपर वो, लेकिन कभी तो भी करना पड़ता था कि वो इधर भेजते नहीं थे, शहर में भेजना सब इम्पॉसिबल था। तो इस पार्श्वभूमि में 2003 में जब शादी हुई, तो अभी डिफ़िकल्ट लेबर की लेडी आ गई, तो ये एनेस्थीसिया देती मंदा, और हमारी बहू अनघा है, वो सिजेरियन करती है, तो ये दोनों की जान बच जाती है। मतलब ये अपने आप, इसमें कोई डिसाइड नहीं किया था, अपने आप रास्ता अपने आप ये देखिए, तो नेचुरल आ गया। तो उसने वो गोवा से आके यहाँ जिस स्पिरिट से हम लोग काम कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके दोनों मिलके इंडिपेंडेंटली अस्पताल चला रहे। 50 बेड का अस्पताल अभी बना है, अभी मॉडर्न है। कल मैं जैसे बताया था कि शंकर एहसान लाए चैरिटी शो करके उसके फंड रेजिंग किया था, तो धीरे धीरे पैसे आए, तो एक 5 करोड़ का अस्पताल वहाँ बन गया। तो अनिकेत तो छोटा बेटा है, उसको समीक्षा विजिटर करके आई थी यहाँ से, काफ़ी विजिटर्स आते हैं, तो उनका लव मैरिज हुआ। तो 2008 में उनकी शादी हुई, और उसके बाद में दोनों ने स्कूल की इंडिपेंडेंटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली पूरी, और उन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बहुत बढ़ाई। हमारे पास सुविधा नहीं थी, आजकल वो सब आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया, कंप्यूटर लैब है, कोचिंग स्पोर्ट्स में नेशनल चैम्पियंस है, और आर्ट्स में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से एक लड़की आई है, तो 300 बच्चों को इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री परीक्षा उन्होंने पास करवाई। तो ये स्कूल का बड़ा अच्छा नाम हुआ है हेमलकसा के, न्यू जनरेशन, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन किया है। इसीलिए वो नेलगुंडा के लोग पीछे पड़े कि आपके स्कूल का ब्रांच यहाँ खोलो। हालांकि उसको ग्रांट नहीं है, आज भी नहीं है। ये हमारे सब काम ऐसा है कि यहाँ जिसका फंडिंग नहीं था, हमारे वर्कर्स जो है थे वो वॉलेंटियर्स थे, मतलब वही ऑनरेरियम लेते, खाना जो भी मिलता है जेमेस में वो खा के, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा कम था एक्चुअली, और एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जितना खर्चा करना था उसका करते थे, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे हम। मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें कि टीचर ने सर को बोला कि भाई वाइल्ड एनिमल और पालतू जानवर, तो उसमें सर ने बोला अजगर ये पालतू जानवर है, और लेपर्ड और बेयर थे, ये भी पालतू एग्जाम में जानवर। लिखा था उसने। तो एज अ मदर, एक माँ हमेशा अपने बच्चे को एक सुरक्षित माहौल देना चाहती है, और आपने आपके घर में ऐसा माहौल देखा, तो कभी ऐसा आपको नहीं लगा कि भाई? नहीं, पहले तो क्या छोटे छोटे कप्स करके आए थे, तो सबसे घुल मिल जाते थे घर में, तो इसलिए डर नहीं लगता था। हमारी बच्ची भी छोटी थी तभी वो पैंथर आया, तो पैंथर और वो एक ही एज के थे, वो 1 महीने का था, ये 1 महीने की थी, तो दोनों साथ में खेलते थे जब बचपन से। तो उसे वो बड़ा होने के बाद भी उसे डर नहीं लगता था, वो उसके ऊपर बैठती थी और अपन घोड़ा घोड़ा करते वैसे उसके साथ खेलती थी। और बाकी हमारे 2 बच्चे थे, वो थोड़े बड़े थे, लेकिन तब पैंथर वगैरह नहीं थे, तो लेकिन वो भी 6-7 साल के थे, तो भी उन्हें भी बहुत लगाव था, और वो भी उनके साथ खेलते थे पहले से, बचपन से साथ में रहने की वजह से उन्हें डर नहीं लगता था, और मुझे भी डर नहीं लगता था, क्योंकि वो तब कभी थे। लेकिन बड़े होने के बाद भी उन्होंने कभी अटैक करने का प्रयास नहीं किया, ये उनका ही बड़ापन है, ऐसा अपन बोलते हैं। और आज भी हमारे जो पोते हैं उनको बहुत लगाव है सब प्राणियों के बारे में। आज भी हमारा जो बड़ा पोता है वो रहता तो अमरावती में 6-6 महीने में एक बार आता है, वो छुट्टी लगती है तब। लेकिन अब अभी जो पैंथर्स है वो आज भी पहचानते हैं, 6 महीने के बाद भी वो आया तो उसके साथ घूमते जाते हैं, उसके ऊपर अटैक नहीं करते वो।
क्योंकि वो पहचान का है उसको समझ लेते कि ये अपना पहचान वाला है। दूसरा कोई रहता है तो वो उसके ऊपर जंप करते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं करते। तो वो उनका लगाव हेल्थ जब बचपन ऐसे में। जानवर घर में रहे बच्चों के बड़े होते समय, और वही प्यार आपने भी दिया और आपको बच्चों को भी वहाँ से मिला, उससे आपने बच्चों की सोच में क्या बदलाव देखा? उसके कारण आपके हिसाब से क्या बदलाव आया? क्या बिहेवियर में बदलाव आया बच्चों में? उनके तो मतलब जो वहीं पे बड़े हुए, आदिवासी के साथ में बड़े होते गए, तो लगाव तो था इसके बारे में। और दूसरा एक था कि बाबा जो थे, मतलब ग्रैंडफादर, तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी लोगों के लिए। हाँ, तो लोग पूछते थे, मतलब जैसे ये वापस आया काम करने के लिए, तो बोले आपने प्रेरणा किससे ली? आपके ग्रैंडफादर से लिया, फादर मदर से लिया? जैसे पत्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी थोड़ा डिप्लोमेटिक था। मेरे पहले बाबा का तो विज़न बहुत बड़ा है, मैं तो यही बड़ा हुआ, मैं बाबा का काम देखा हूँ, उसी से मैं प्रेरित होकर यहाँ वापस आ गया हूँ। तो इस तरह से मतलब वो कथनी और करनी, इसमें कोई विसंगति नहीं थी, मतलब शुड नॉट बी एनी कन्फ्लिक्ट। या तो उससे बच्चों के ऊपर असर होता है। और हाँ, बाबा ने भी वैसी ज़िंदगी जिया कि जो कहते थे वो करके दिखाया। हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते थे, फिर भी काम करते गए। और अपने बेटे को वो भी एक अच्छा लगा कि अपने माँ बाप बाबा जैसे तो नहीं है, फिर भी ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट और लोगों को तक पहुँच गया, साइलेंटली काम करते हुए भी। इसका भी एक असर उनके ऊपर हुआ। तो इसी स्पिरिट से दोनों आ गए। वो दोनों भी वैसे पब्लिसिटी का कोई ज़्यादा उनको लेना देना नहीं है। बहुएँ भी वैसी है, और काम चल रहा है, बढ़ भी रहा है। नीट के क्लासेस शुरू किया, और उसके लिए ग्रेजुएट वॉलंटियर्स आते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। तो अच्छी तरह से पढ़ाते होंगे, क्योंकि 25 पेरेंट्स के बच्चे, मतलब जो गरीब है, जो बिल्कुल फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको अपने यहाँ फ्री एजुकेशन दिया है। तो हर साल कम से कम 10-12 बच्चों को नीट के थ्रू MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, जिसको फिजियोथेरेपी कहीं तो भी एडमिशन मिल जाती है। आधे बच्चे तो चले जाते हैं वैसे मिलके उनको, बाकी के लोग कोई BSc करता है, BA करता है, कोई जो करना है वो आगे जिनको नहीं मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है। आधे बच्चों को तो अच्छे फैकल्टी में एडमिशन हो जाती है उनकी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हम लोग जिस तरह से अपना ज़िंदगी वहाँ जिए, एक कम्युनिटी का एक फैमिली जैसा था, तो उसका असर पड़ता है वॉलंटियर्स के ऊपर। आपके साथ वाले जो आपको काम कर रहे हैं, यदि आपकी कोई कंप्लेंट नहीं है, सुविधा नहीं है इसलिए, हाँ, या खाने के लिए कोई कंप्लेंट नहीं है, जो भी मिला खा लिया, साथ में इकट्ठा खाते हैं, तो नेचुरली वो उनको कोई मतलब वो सोचते होंगे कि आप भाव है नहीं, मतलब कहते हमको, वो कुछ बोलते नहीं तो हमको क्या अधिकार है बोलने। तो वो भी मज़े से एंजॉय करते जो भी है वो, ये मतलब। और ये सोशल सर्विस थोड़े से मतलब ख्याल से कंटेजियस जैसा हो रहा, मतलब फर्स्ट जनरेशन है ना, संसर्गजन्य है, सेकंड जनरेशन आ गई, थर्ड जनरेशन आ गई, अभी फोर्थ का जो हमारे ग्रैंडसन है वही पढ़े आदिवासियों के साथ। अभी एक को मेडिकल में प्रवेश मिला है, आगे जाके क्या करेगा उसकी तो इसका डिसीजन रहेगा। लेकिन चारों पोते वहीं बड़े हुए, तो आगे जाके क्या करेंगे तो वो तो इनका सवाल है। किसी को बोल के काम नहीं होता है, अंदर से आना चाहिए। और अंदर से कैसा आता है कि आपके ऊपर क्या संस्कार हुए, उसी के ऊपर डिसाइड होता है। जब कोई भी आपकी कहानी सुनता है तो वो रोते हैं, वो बहुत उनको प्रेरणा मिलती है ये सोच करके कि आपने कितना बलिदान दिया है, कितनी सैक्रिफाइस करी है। बट पिछले कुछ दिनों में मैं आपके कुछ चित्र देख रहा था, कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसमें आपके चेहरे पे बड़ा ही अच्छा एकदम आनंद दिखता है। तो मुझे लगता है कि वो जो सेवा में जो आनंद है, वो अगर हमारे बच्चों को महसूस करना है, उनको ये कैसे समझाया जाए कि सैक्रिफाइस जो सेवा है वो सैक्रिफाइस नहीं है, बट वही असली आनंद है। वो उनको कैसे
बताया जाए आज के जो भारत, जो बच्चे जो 2050 का भारत बनाएंगे, उनको ये कैसे समझाया जाए? ये तो हाँ, एक तो पहली बात ये है कि हमने सेक्रीफाइस ये शब्द कभी यूज़ नहीं किया। ये हम तो खुद के आनंद के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा स्वार्थ है इसमें। सेक्रीफाइस हम नहीं कहा, हमारे कार्यकर्ता कोई नहीं कहता। हाँ, लेकिन सेवा में जो आनंद मिलता है वो आप यदि थियोरेटिकल नहीं है, आप किसी की सेवा करो तो पता चले। तो लोग बोलते कि इतना सारा मतलब प्रॉब्लम्स है, मैं अकेला क्या करूं, है ना। आप अकेले एक आदमी को तो हेल्प कर सकते हैं, अभी आपके पास सफिशिएंट है तो ज़्यादा भी है, तो जिसके पास नहीं है उसकी हेल्प कर से उसका लाइफ ज़िंदगी सुधर जाएगी। और उसने ज़िंदगी सुधरने के बाद में जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो ज़िंदगी भर टिकेगा, वो इस तरह से आनंद मिलेगा। तो ये करने, मतलब ये निगेटिव थॉट है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, बिगिनिंग तो कहीं से करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं कि महाराष्ट्र में कि बाबा से प्रेरणा लेके कई सारे NGOs तैयार हुए, हाँ, अपनी अपनी तरह से काम कर रहे, कोई इसी की कॉपी नहीं कर सकता एक काम की दूसरे काम। वहाँ के प्रॉब्लम भी अलग होते हैं, लेकिन जो अंतर प्रेरणा जागरूक होती है उससे काम करने वाले काफ़ी लोग हैं। और यदि हम पूरा फुल टाइम काम नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ आर्थिक मदद देके उनको पीछे पर उनकी तो ताकत बढ़ा सकते हैं ना, या कुछ अपनी नीड्स कम किया तो वो भी, मैं बोलता हूँ कि वो भी एक बड़ी सेवा है देश की। जितनी नीड्स बढ़ाओगे उसका अपना, ग्लोबल वार्मिंग में आप जो बढ़ा रहे है ना, नीड टेक्नोलॉजी आ गई तो उसमें तो कार्बन जो जिसका तो पर इस पर बढ़ता ही है ना। तो ये भी एक है नीड और ग्रीड। ये हरदम कहता हूँ मैं कि अच्छी ज़िंदगी जीना तो हर एक हक है। तो अच्छे के बाद में आप यदि दूसरों को कंपेयर करके उसके पास मेरे से ज़्यादा है और इस तरह से मतलब सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलता, तो ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती, कंपटीशन में चली जाती है। तो एक तो है डिसाइड करना अपने खुद की, मतलब ये तो बस की बात है, इसको बाहर वाला नहीं बता सकता है आप। तो अच्छी ज़िंदगी जीते हुए यदि आप ये थोड़ा सा इनके बारे में विचार करें, जो डाउन ट्रॉलन कहे जिसको, मतलब जिनकी ज़रूरत है, ये करके देखो। मुझे कहने का मतलब है कुछ तो बहुत सारे स्कूल प्रिंसिपल इसको सुनेंगे, जो मालिक हैं, जो स्कूल चलाते हैं लोग, उनको इसको सुनेंगे। अगर आपको दोनों को अगर कोई दो चीज़ बतानी हो जिससे कि वो सेवा का एक स्वाद अपने और बच्चों तक पहुंचा सके, तो वो क्या होगी? एक तो ऐसा है कि बच्चों को एक एज में ऐसी संस्थाएं दिखाओ कि जहाँ ऐसा कार्य चल रहा है। बहुत सारी संस्थाएं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी है, पूरे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं कि जो देख के उनको लगेगा कि इन लोगों को भी अपने साथ आने का हक है, क्योंकि अपने संविधान में लिखा है हर एक को खाना पीना और रहने के लिए जो प्राथमिक गरजा है वो पूरी होनी चाहिए। शिक्षण का हर एक को अधिकार है। तो ये बच्चे पढ़ नहीं रहे, इनके लिए स्कूल नहीं है, ऐसा वो जब देखेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि हमने भी कुछ तो भी करना चाहिए, इनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए अपने साथ में। तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। जब वो बड़े होते हैं तब वो सोचते हैं कि अपन तो अच्छे से रह रहे हैं, अपना भी कुछ फर्ज बनता है। वो जो सबकॉन्शियस में माइंड में रहता है तो कुछ ना कुछ करते हैं। वो जंगल में जाके नहीं बैठ सकते, वो हर एक की अपनी ये रहती है, कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, तो सब लोग तो जंगल में जाके नहीं बैठ सकते। लेकिन जहाँ आप रहे वहाँ एथिकली काम करो और अपने बाजू में जो भी है उनके थोड़ा सा मदद करो, ये अपने आप उनमें आ जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं खुद नहीं कर सके तो भी ऐसी छोटी संस्थाएं उनके लिए थोड़ा सा काम करते हैं, उनको मदद करते हैं, ये भी बहुत हो गया। एक्सपोजर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्सपोजर इज इम्पोर्टेंट। ये मुझे मैं खुद का एग्जाम्पल वही देता हूँ कि बाबा यदि नहीं दिखाते आदिवासी की ज़िंदगी, मैं तो आनंद में काम करने वाला था। तो एक है, दूसरा एक है कि ये एक्सपोजर के बाद पता चलता है कि हमारे पास इतना सब कुछ हो के सेटिस्फेक्शन नहीं है, और होना और जिसके पास कुछ नहीं है वो कंप्लेंट ही नहीं करता है, जितना है उसमें। तो ये अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार चलते रहते
तो शायद उसकी ज़िंदगी सुधर सकती है। और जो सेटिस्फैक्शन, बाकी सारा अध्यात्म हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं। हर एक में वही लिखा है, हाँ सेवा करो आप, ह्यूमैनिटी है ना, सबसे बड़ा धर्म कौन सा, ह्यूमैनिटी है। तो मन में कंपैशन होना नंबर वन, कंपैशन से सेवा आती है। और उसके बाद में निरपेक्ष सेवा किया तो उसके जैसा तो कोई दूसरा काम नहीं है, लेकिन वो करना आसान नहीं है। कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट करते हुए तो वो भी गलत नहीं है। फॉर्चुनेटली हम लोग सबसे विरक्त हो गए वहाँ जाने के बाद हुआ ये। जिन लोगों में इतना कम सुविधा होने के बावजूद भी कुछ कंप्लेंट नहीं करते, चोरी नहीं करते, भीख नहीं मांगते, तो आपस में मिल जोल है। मतलब जैसा कि सिटी में देखते हैं कि कम्युनिटी लाइफ नहीं है। और एंजॉयमेंट तो करो तुम, लेकिन पूरा लाइफ मेरे एंजॉयमेंट में आप व्यतीत करेंगे तो उसका बोर्डम आता है। आप देखिए एफ्लुएंसी लीड्स टू बोर्डम, क्योंकि उसमें थ्रिल नहीं है। तो ज़िंदगी में थ्रिल नहीं रहा तो इसमें कोई मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए कुछ कम रहा अपने पास तो वो चैलेंजिंग होता है। तो ये एक है कि आजकल एफ्लुएंसी के पीछे पड़ते हैं लोग, और फिर ड्रग एब्यूज़ आपने देखा होगा, काफ़ी सारे ड्रग के पीछे जाते हैं, लिकर है, ये है। तो ये इसका कारण ही एक है कि उनके पास बहुत पैसा है और उसका कैसा खर्चा करना मालूम नहीं उनको। और वो टेम्पररी आनंद के लिए, इज प्योरली टेम्पररी है, उसके बाद में फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो इस तरह से यदि आप कुछ अच्छा काम करो तो उसका आनंद आगे लंबा चलेगा, आगे तक जिंदगी भर पर चलेगा। अगर आपको आजकल के माता पिता को या जो स्कूल चला रहे हैं लोग, अध्यापक हैं, उनको कुछ बताना हो कि कौन सी ऐसी चीज़ आपके हिसाब से आज के माता पिता कर रहे हैं या अध्यापक कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक तो आजकल के लड़कों में संयम बिल्कुल नहीं है, वो नहीं सहन नहीं कर सकते। तो वो उनको पहले से पढ़ाना चाहिए कि सब अपने मन के मुताबिक नहीं होता लाइफ में। तो निगेटिव भी हो तो भी वो एक्सेप्ट करने के लिए बोलो, क्योंकि नहीं तो वो लोग एकदम आत्महत्या कर लेते हैं आजकल, उनके मन के मुताबिक नहीं हुआ तो पहले से निगेटिव जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें सिखाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है और वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो नहीं मिला, उनको ना सुनने की आदत होनी चाहिए बचपन से। हर एक उनकी मन की तरफ नहीं होना चाहिए, हर एक बात कहीं तो भी ना कहना चाहिए उनको, और वो भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए सिखाना चाहिए। मुझे तो कल आपके दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक छोटी सी बच्ची ने वो लिख के, सिर्फ वो तो वीडियो देख के कि इसके बाद में ज़िंदगी में मैं भी सेवा का काम करूँगी, मेरी डिमांड्स कम करूँगी, अच्छा लिखा है उसने। हाँ, तो स्वयंस्फूर्त है वो, मतलब उसने बड़ा अच्छा। सो हम क्या किया स्कूल में कि आप जब आने वाले थे उसके एक हफ्ता तक आपके जो काम हुए हैं उसके बारे में बच्चों को बताया गया। तो उसी के ऊपर से शायद उसने प्रेरणा लिया। जब वो कल मिली आपसे तो उसने पूरा लिख कर लाया कि भाई आपसे मिल करके मुझे ऐसे ऐसे विचार आए। मतलब कितना असर होता है, देखिए आप। तो इन्फ्लुएंसेस देखते हैं सब, बड़े आपके बड़े बेटे हैं, फिर भी ये असर होता है। तो ये अगेन एक्सपोजर इज़ इम्पोर्टेंट किया उनके लिए काम। हम लोगों ने कोई अपेक्षा नहीं की थी कि समाज बदले, दुनिया का बदले, तो सब सारी समस्याएं होती है। सेंस ऑफ ह्यूमर कायम रख के हमने काम किया, जितने कि ऐसा चिंता नहीं रखी कि जग कब सुधरेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा आप यदि अपना सा लाइफ सुधर सके, हाँ, तो चेंज विद इन, अपने अंदर से यदि चेंज होते गया तो फिर धीरे धीरे दुनिया भी सुधर जाएंगी। मेरा आज का आखिरी सवाल आपसे, आपने अगर एक पिक्चर आई थी नायक मूवी, जिसमें अनिल कपूर जी ने एक दिन का वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, अगर आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री आप दोनों को बनाया जाए तो आप ऐसे कौन से नियम लाएंगे शिक्षा में? मेरी इच्छा ऐसी है कि शिक्षा में विषमता ना हो,
जो बच्चा देहात में पढ़ता है वो भी अमीर का पट्टा, इक्वलिटी वही है। और बीच में यूपी में कोर्ट ने रूलिंग भी दिया था, आईएएस के बच्चे ने जिला परिषद स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि वो भी स्टैंडर्ड उनका ऊपर आ जाएगा। तो ये तो पहला ये है कि यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन, पैसे से यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, ये तो राइट है, हर एक का राइट है अच्छी एजुकेशन। और दूसरा है कि विषमता, ये जो 25-30% बिलो पॉवर्टी लेवल कहते हैं, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। सुपर पावर एक तरफ हम लोग बोलते हैं सुपर पावर है, और दूसरी तरफ 80% लोगों को हम लोग अनाज बांट रहे हैं सब्सिडी। तो दिस इज़ कॉन्ट्रडिक्शन है ये, सुपर पावर होने के बावजूद। तो इसके लिए प्रयास ज़्यादा करना चाहिए कि देहात के लोग भी ऊपर आए। हाँ, ये जो डिस्पैरिटी है ये कम करेंगे। आपकी क्या राय रही अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए तो सबको आप? क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि सबका हक बनता है कि अच्छा पढ़ाई सबके लिए हो और वो कंपलसरी हो। और हर एक माँ बाप को भी बताना चाहिए कि उनके बच्चों ने स्कूल में जाना ही चाहिए। पुराने ज़माने में जब गायकवाड़ राज कर रहे थे, बड़ौदा के हुए थे, वो संचालक थे, तो उन्होंने सब लेडीज़ को कंपलसरी एजुकेशन के लिए बोला था। तो आज ऐसा देखा जाता है कि ग्रैंड मदर पढ़ी हुई है, उसको लिखना पढ़ना आता है, और ग्रैंड सन को या ग्रैंड डॉटर को पढ़ना लिखना नहीं आता। तो जो को कंपलसरी रहता है तभी अपने देश में चालू रहता है। तो कंपलसरी एजुकेशन चाहिए हर एक के लिए, ऐसा मुझे लगता है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सब स्टैंडर्ड एक ही रहना चाहिए, तो सब लोग आगे आ सकते हैं। सबको ये मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए पढ़ने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, मंदाकिनी जी, आपसे बातचीत करके बहुत प्रेरणा मिलती है। और शायद अगले भारत 2050 अगर हमें अच्छा बनाना है तो हमें बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता चाहिए। और मैं बहुत उम्मीद करूँगा कि मेरे जैसे नौजवान और हमारे भारत के जो बच्चे आज के क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उनको आपसे प्रेरणा मिले, और हम बहुत सारे और प्रकाश आमटे जी और मंदाकिनी जी बना सके, ताकि भारत का भविष्य उज्जवल हो और हम एक सुपर पावर की तरह आगे, और सुपर पावर से ज़्यादा एक आनंद वाला जीवन जीने का स्वाद हम चख सके, वो वही हम चाहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।